ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करते हैं बीएससी पार्ट थर्ड, उसका जो अपना थर्ड पेपर अपन ने स्टार्ट किया था, उसी थर्ड पेपर डायनेमिक्स की, उसका नेक्स्ट वीडियो की। अपन ने इससे पहले जो एक वीडियो अपलोड किया था, उसी के आगे की श्रृंखला में इसे लेते हैं। अपन बात कर रहे थे उस वीडियो के लास्ट में एसएचएम के बारे में, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अपन यूनिट फर्स्ट की बात कर रहे थे। यूनिट फर्स्ट में अपन ने जो लास्ट वीडियो जो लास्ट टाइम अपलोड किया था, उस वीडियो में अपन ने लास्ट इसको छोड़ा था एसएचएम पे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति पे। तो एक बार के लिए मैं थोड़ा सा इसे रिपीट कर देता हूं, सरल आवर्त गति। वापस एक बार इसकी डेफिनेशन से लेके चलते हैं अपन। आज अपन इसकी गति की विवेचना की बात करेंगे कि कौन से बल के कारण ये गति करता है, कण गति करता है, किस प्रकार की गति करता है, तो उसी चीज को लेके चलेंगे। सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बात करें अपन, तो हमने देखा था कि अगर कोई कण एक सरल रेखा में इस प्रकार से गति करता है कि उसके किसी बिंदु पर त्वरण का जो मान है, किसी भी बिंदु पर, कि उसके या कण का किसी बिंदु पर त्वरण उस रेखा पर स्थित किसी स्थिर बिंदु से दूरी जो रहती है, उस दूरी के सदैव समानुपाती हो। तो यहाँ पे ध्यान दे, जैसे मैंने एक सरल रेखा ले ली, ए डैश, ये ओ और ये ए, ये एक सरल रेखा है। मैंने कण को माना कि किसी समय टी पर कण जो है वो पी अवस्था पे है, ये कण गति कर रहा है सरल रेखा में। अब किसी समय टी पर अगर कण पी अवस्था में है, तो इस पी अवस्था में आने पर जब कण यहाँ पे है, तो इसकी इस निश्चित बिंदु, ये ओ इसका एक फिक्स पॉइंट है, इससे इसकी जो दूरी है ये मैंने मान ली x। तो ये कण जब पी अवस्था पर है, तो इस जगह उस कण का जो त्वरण है, तो त्वरण के लिए अपन ले लेते हैं d2x/dt², कि इस पर इसका त्वरण इस स्थिर बिंदु से कण की दूरी के समानुपाती है। तो समानुपाती किसके हो जाएगा? अक्ष के। अब यहां पे हमने ये भी देखा था कि उस बिंदु पर उसका जो त्वरण है, उस त्वरण की जो दिशा है वो सदैव स्थिर बिंदु की ओर दिष्ट होती है या स्थिर बिंदु की ओर निर्देशित होती है। तो यहां पे इसकी जो दिशा है त्वरण की, वो दिशा होगी पी से ओ की ओर। तो यहां अपन लिख रहे हैं पीओ की ओर। ये जो दिशा है वो P से O की ओर है, तो अपन ने लिखा है PO की ओर। अब अपन बात करें आगे कि ये जो समानुपाती का जो चिन्ह है, इसे हटाने के लिए अपन एक नियतांक काम में लेते हैं। तो हमने लिया यहां से d2x/dt² इक्वल अपन ने ले लिया μx। यहाँ म्यू जो है ये इस गति की तीव्रता कह सकते हैं, अपन इसको तीव्रता बोलते हैं। तो μx यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये भी P से O की ओर है, PO की ओर। अब हमने जो स्थिर बिंदु O लिया है, अगर इसकी दिशा अपन चेंज करें O से P, क्योंकि स्थिर बिंदु O है अपने पास में, अगर इसकी दिशा चेंज करें तो हमें पता है सदिश राशियों में जैसे ही दिशा चेंज की जाती है तो नेगेटिव पॉजिटिव साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहां से अपन ने लिया d2x/dt² इक्वल क्या आ जाएगा? -μx हो जाएगा, और इसकी दिशा जो है वो हो जाएगी O से P की ओर। ठीक है, ये जो अपने पास में समीकरण बना हुआ है d2x/dt² -μx, इसे अपन कहते हैं सरल आवर्त गति का समीकरण। ये अपन ने इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में यहां तक देखा था अपन ने। अब अगर कण m द्रव्यमान का है, थोड़ा सा यहां ध्यान दें, अगर कण का द्रव्यमान अगर m है, तो ऐसी पोजीशन में सरल आवर्त गति का समीकरण हो जाएगा m d2x/dt² इक्वल -μmx। ये जब कण का द्रव्यमान m हो, तो ऐसी सिचुएशन में अपने पास में ये सरल आवर्त गति का समीकरण हो जाएगा। तो इस समीकरण के अकॉर्डिंग अपन डेफिनेशन में भी थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि m का मतलब यहाँ द्रव्यमान है, d2x/dt² का मतलब त्वरण है। तो m द्रव्यमान और ये d2x/dt² त्वरण है, तो द्रव्यमान गुणा त्वरण बल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई कण, देखो सरल आवर्त गति की अगर अपन डेफिनेशन बनाना चाहें इसके अकॉर्डिंग, तो हम लिख सकते हैं या बोल सकते हैं कि अगर कोई कण किसी सरल रेखा में एक ऐसे बल के अधीन गति कर रहा है जिसका किसी बिंदु या जिसकी किसी बिंदु से या किसी बिंदु पर स्थिर बिंदु से जो दूरी है, वो जो बल है वो स्थिर बिंदु पर किसी बिंदु पर उसकी स्थिर बिंदु से दूरी सदैव उसके क्या रहे? समानुपाती रहे। किसकी? बल की। भाई बल के समानुपाती कौन रहे? दूरी। कहीं पर भी हो, चाहे अगर ये यहां पे है तो इस दूरी के समानुपाती है, यहां पे है तो इस दूरी के समानुपाती है। कौन?
वो जो बल लग रहा है वो बल उसकी दूरी के समानुपाती हो। यहां देखो ये म्यू और एम दोनों ही कांस्टेंट है, तो हम इसको समानुपाती नियतांक के रूप में काम में ले सकते हैं। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि अगर कोई कण एक सरल रेखा में एक ऐसे बल के अधीन गति कर रहा है कि जिस पर किसी बिंदु पर उसकी स्थिर बिंदु से जो दूरी है उसके सदैव वो बल समानुपाती रहे, तो ऐसे कण की गति हमेशा क्या कहलाती है? सरल आवर्त गति कहलाती है। एसएचएम कहते हैं इसे अपन। यहां से ये कण की गति का अपन ने समीकरण लिखा। अब ये गति की अगर विवेचना करूं मैं यहाँ पे कि कण गति कर रहा है, तो इसकी अगर विवेचना करें अपन कौन से बल के कारण या किस प्रकार से गति कर रहा है, उसका वेग क्या होगा, इसकी दूरी या विस्थापन क्या रहेगा, किस प्रकार से ये गति करता है, ये इधर उधर गति कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ठीक है। तो उन सभी चीजों के बारे में अगर अपन बात करें तो अपन इसे कह सकते हैं गति की विवेचना कर रहे हैं अपन। अब गति की अगर विवेचना कर रहे हैं तो हम मान के चल रहे हैं किसी समय टी के ऊपर कहां पर है, ये बिंदु पी के ऊपर है, और यहां से यहां तक का विस्थापन जो है वो कितना है अपने पास में? एक्स है। तो मैं बात करता हूं यहां से गति के समीकरण से ले रहे हैं अपन, सरल आवर्त गति का जो अपन ने समीकरण लिखा था, हमने लिखा था d2x बाई dt स्क्वायर इक्वल माइनस म्यू एक्स। ये कण की गति का समीकरण लिखा है अपन ने, इसकी विवेचना कर रहे हैं गति की अपन। अगर मैं इसके दोनों पक्षों में 2dx बाई dt से मल्टीप्लाई कर दूं, 2dx बाई dt इधर भी और इधर भी, d2x बाई dt स्क्वायर इक्वल ये है माइनस म्यू, ये x है तो यहां से अपन लिया x dx या 2 अपन ने साथ, क्योंकि 2dx बाई dt से मल्टीप्लाई किया तो 2 मैंने इसके साथ लिया है, 2x dx बाई dt, ठीक है। अब देखा जाए तो ये पद और ये पद जो डिफरेंशियल के हैं, तो यहां से अपन ने अगर डिफरेंशियल से इसके पद लें तो डिफरेंशियल में अपने पास में इसका जो डिफरेंशियल है वो अपन लिख सकते हैं, डिफरेंशियल के लिए d लिख सकते हैं, और ये किसका डिफरेंशियल है तो अपन लिख सकते हैं dx बाई dt का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका जब अवकलन करें अपन तो यही तो बनाता है, पहले पावर का तो 2dx बाई dt, और यहां से एक बार dx बाई dt का और करेंगे तो d2x बाई dt स्क्वायर इक्वल माइनस यहां से म्यू कांस्टेंट है, 2x dx बाई dt को अपन d और क्या आ जाएगा x स्क्वायर। ये इस प्रकार से अपने पास में इसका मान आ जाएगा। अब यहां से दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन करें एक साथ तो यहां अपने पास मान बनता है dx बाई dt का होल स्क्वायर इक्वल माइनस म्यू ये x स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट अगर काम में लें, क्योंकि इंटीग्रेशन में अपन कांस्टेंट काम में लें तो कांस्टेंट कौन सा आ जाएगा? c। अब देखो x एक विस्थापन है, और अगर x विस्थापन है तो विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग होगा, तो यहां dx बाई dt को अपन शॉर्ट में वेग कह सकते हैं। तो यहां से अपने पास मान बनाता है v स्क्वायर इक्वल माइनस म्यू x स्क्वायर प्लस c1, ठीक है। ये अपने पास एक समीकरण बनता है। अब इस समीकरण में ये जो कांस्टेंट है c1, इसका अगर मान निकालें अपन तो ध्यान दें यहां से जब ये दूरी यहां से यहां तक है, देखो अपन ने एक चीज और पढ़ी थी उसमें जो फर्स्ट क्लास थी उसमें कि कण की किसी भी विराम अवस्था वाले बिंदु से स्थिर बिंदु की जो दूरी होती है उसे अपन कण का आयाम कहते हैं। आयाम का मतलब यहां से ये लेकर जब स्थिर बिंदु से अधिकतम कितनी दूरी पे जा सकता है, तो ए अपन ने लास्ट पॉइंट माना था, और यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है इसको अपन ने आयाम माना था, इसका अधिकतम दूरी है, और आयाम को अपन ने शॉर्ट में क्या नाम दिया था? ए। अब यहां पे मैं बात कर रहा हूं C1 का मान ज्ञात करने की, तो एक विशेष पोजीशन पे लेते हैं, तो अपन बिंदु ए की बात करते हैं। मैंने ले लिया कि बिंदु ए पर, जब कण बिंदु ए पर होगा तो ऐसी पोजीशन में देखो विस्थापन अगर देखो स्थिर बिंदु से इसकी दूरी देखें तो यहां से यहां तक की दूरी इसकी ए है, और हमने यहां से जब भी स्थिर बिंदु से दूरियां देखते हैं तो दूरियां किस में मापी जा रही हैं? अक्ष में। तो यहां बिंदु ए की अगर बात करूं तो बिंदु ए पर अक्ष बराबर क्या हो गया? ए। अक्ष बराबर अगर ए है, और v की बात करूं तो हमने कहा था कि आयाम का मतलब है स्थिर अवस्था वाला बिंदु है, मतलब लास्ट में विराम अवस्था में आ जाता है, तो ए के ऊपर बिंदु कण जो है वो विराम अवस्था में है, और विराम अवस्था में तो ऐसी पोजीशन में यहाँ पे वेग क्या हो जाएगा? 0। तो अक्ष बराबर ए तथा v बराबर 0। मैं बिंदु ए की बात कर रहा हूं। ये मान जब इसमें अपन ट्रांसफर करेंगे तो v इक्वल 0 माइनस का म्यू और ये ए स्क्वायर प्लस c1, तो यहां से c1 का मान जो आएगा अपने पास में वो आ जाएगा म्यू ए स्क्वायर। ये जो c1 का मान है इसे जब अपन इस समीकरण में ट्रांसफर करेंगे तो मान आएगा v स्क्वायर इक्वल माइनस म्यू
एक्स स्क्वायर प्लस म्यू ए स्क्वायर, और इस मान को अगर इसमें एडजस्ट करें अपन तो मान आएगा अपने पास में वी स्क्वायर इक्वल, अगर इसमें से म्यू कॉमन ले लिया जाए, म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपने पास मान आएगा। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ये डिनोट करती है कि किसी दूरी अक्ष पर कण का वेग क्या रहेगा, कि इस स्थिर बिंदु से कितनी दूरी पर कण का वेग कितना रहेगा, ये इस इक्वेशन से पता लगता है अपने को। हम अक्ष का मान जैसे जैसे इसमें डिसाइड करेंगे अपने पास v का मान उस बिंदु पर आता रहेगा। तो ये इक्वेशन हम यहाँ कह सकते हैं कि यह समीकरण कण का किसी स्थिति पर या किसी बिंदु पर कण का वेग प्रदर्शित करता है, या किसी स्थिति या किसी दूरी अक्ष पर कण का वेग प्रदर्शित करता है। तो अपने पास में ये एक तो ये इक्वेशन आ गई, वेग की बात आ गई अपने पास कि हम किसी दूरी पर इसका वेग ज्ञात कर सकते हैं इस इक्वेशन के द्वारा। अब आगे चलें अपन, v स्क्वायर है तो v स्क्वायर से यहाँ v का मान निकालें तो v बराबर यहां से मान बना रूट म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें पता स्क्वायर है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा। v को लिखा अपन ने तो v को मैं dx बाई dt लिख सकता हूं, यहां इक्वल प्लस माइनस रूट म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है, इसका मतलब दो स्थितियां संभव है यहाँ पे, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। अब ये प्लस वाली कब होगी, माइनस वाली कब होगी, तो इसी को लेके चलते हैं अपन। dx बाई dt का मतलब विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है, और विस्थापन में परिवर्तन देखो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अब किधर से पॉजिटिव होगा और किधर नेगेटिव होगा, तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखें कि जब स्थिर बिंदु से अपन जो दूरी माप रहे हैं अक्ष वाली, वो स्थिर बिंदु से माप रहे हैं, तो जब स्थिर बिंदु से कण दूर जाएगा इसका मतलब विस्थापन में वृद्धि हो रही है, और वृद्धि हमेशा किस में होती है, पॉजिटिव में। तो जब O से या O से A की तरफ चलेगा कण, O से A की तरफ जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में विस्थापन में वृद्धि होगी, और विस्थापन में जब वृद्धि होती है तो ऐसा परिवर्तन कैसा होगा, पॉजिटिव। लेकिन जब A से O की तरफ जाएगा तो ऐसी पोजीशन में जब A पर था, हालांकि स्थिर अवस्था में है यहाँ पे, A पर था और A से जब O की तरफ जाएगा तो हम जो विस्थापन माप रहे हैं वो स्थिर बिंदु से माप रहे हैं, तो इसके जब A पर है तो विस्थापन अधिकतम है, लेकिन जब ये O की तरफ गमन करेगा तो ऐसी पोजीशन में ये विस्थापन कम होता रहेगा और विस्थापन में कमी होगी। तो ऐसी में परिवर्तन कैसा लेंगे अपन, नेगेटिव लेंगे। तो हम बात कर रहे हैं पहले केस फर्स्ट की, पहली कंडीशन। अब पहली कंडीशन कब होगी, तो मैं नेगेटिव वाला साइन लेके चलता हूं। तो नेगेटिव कब होगा, जब कण A से किधर चलेगा, O की ओर, क्योंकि विस्थापन में कमी आ रही है। लिखेंगे जब कण A से, A का मतलब विराम अवस्था वाला पॉइंट है ये, A से O की ओर गति करता है। शुरुआत कर रहा हूं मैं कि जब कण A से O की ओर गति कर रहा है, अगर शुरुआत यहां से एक A पर कण विराम अवस्था में और A से O की ओर गति कर रहा है वो, तो केस फर्स्ट में अपन ले रहे कि जब कण A से O की ओर गति करता है तो ऐसी पोजीशन में देखो dx बाई dt का मान क्या आएगा, dx बाई dt बराबर नेगेटिव रूट म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से चेंज करें, नेगेटिव साइन को ले जाते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले जाएं तो माइनस, ये आ जाएगा अपने पास 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और dx इधर से है, ये रूट म्यू और dt को साथ में ले लेते हैं अपन। यहां से जब दोनों पक्षों में इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में ये तो हो जाएगा कॉस इनवर्स x अपॉन ए इक्वल रूट म्यू कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। कांस्टेंट के लिए अपन क्या काम में ले लेते हैं, c2 काम में ले लेते हैं। cos इनवर्स x अपॉन ए इक्वल रूट म्यू टी प्लस c2। अब यहाँ पे c2 कांस्टेंट की अगर बात करें तो किसी विशेष अवस्था को लेके चलते हैं अपन। वो विशेष अवस्था कौन से ले लेते हैं, चलो a वाली ले लेते हैं अपन, कि बिंदु a पर अगर मैं बात करूं, बिंदु a पे अगर लें अपन, बिंदु A पर कौन सी स्थिति में परिवर्तन आएगा, तो देखो बिंदु A पर जब है तो ऐसी पोजीशन में अक्ष का मान, अक्ष का मतलब विस्थापन कितना है, A, तो यहां अक्ष बराबर तो चल रहा है A। दूसरी बात t की बात करूं, समय की, तो जब कण यहां A से O की ओर चलेगा तो A के ऊपर वो है विराम अवस्था में, और विराम अवस्था में इसका मतलब अभी रुका हुआ है, अब वो चलना स्टार्ट करेगा। तो ये शुरुआती पॉइंट हो गया इसका, प्रारंभिक पॉइंट, और प्रारंभिक पॉइंट में ऐसी पोजीशन में t बराबर क्या हो गया, 0 हो गया।
अब यहाँ x बराबर a और t बराबर जब 0 इसमें ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ x बराबर a कोस इनवर्स a अपॉन a 1 हो जाएगा, और कोस इनवर्स 1 किसका मान होता है 0 का, तो यहाँ कोस इनवर्स 1 0 हो जाएगा। t इक्वल जब 0 लिखा तो ये भी 0 हो जाए, तो इसका मतलब C2 का जो मान आएगा अपने पास में वो C2 का मान कितना आ जाएगा 0। अब ये C2 का मान 0 जब इसमें ट्रांसफर करेंगे तो कोस इनवर्स x अपॉन a इक्वल रूट म्यू t, और प्लस में 0 है तो ये 0 हो जाएगा। यहां से थोड़ा सा चेंज करें अपन, x अपॉन a में से x का मान निकालें तो a को ट्रांसफर करेंगे और इसके साथ में cos इनवर्स, पहले cos इनवर्स जाएगा फिर a जाएगा, तो x बराबर जो मान आएगा वो आएगा a cos रूट म्यू t। ये जो अपने पास मान आ रहा है, ये मान या ये इक्वेशन जो बनी है अपने पास में, ये इक्वेशन ये प्रदर्शित करती है कि किसी समय t पर कण उस O बिंदु से कितनी दूरी पर होगा, मतलब x का मान विस्थापन, लेकिन कब, इसकी एक विशेष कंडीशन है, कब, जब कण A से O की ओर प्रस्थान कर रहा हो या चल रहा हो, ठीक है, A से O की ओर गमन कर रहा हो, तो ऐसी पोजीशन में उसका किसी समय t पर कण का विस्थापन क्या होगा, ये समीकरण प्रदर्शित करती है। अब मैं बात कर रहा हूं केस सेकंड की, तो केस सेकंड को अगर लेके चले अपन, केस सेकंड में क्या रहेगा, यहां से इधर लिख देता हूं, केस सेकंड। केस सेकंड में क्या करें अपन कि हमने यहाँ पे दो केस लिए थे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव साइन लिया अपन ने, अब पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। तो पॉजिटिव कब होगा, जब विस्थापन में वृद्धि होगी, और वृद्धि कैसे होगी, जब ओ से ए की ओर चलेगा। तो लिखेंगे जब कण ओ से ए की ओर गति करता है, ए की ओर गति करता है। अब जब कण ओ से ए की ओर गति करेगा तो ऐसी पोजीशन में अपने पास में dx बाई dt का जो मान है, dx बाई dt इक्वल पॉजिटिव साइन के साथ में होगा रूट म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से ट्रांसफर करें अपन, तो जब इसको इधर भेजेंगे तो ये मान आएगा 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल रूट म्यू dt। इंटीग्रेशन करेंगे दोनों पक्षों में तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a इक्वल रूट म्यू टी, और प्लस में कांस्टेंट के लिए C3 ले लेते हैं। यहां से C3 का मान निकालने के लिए उसी पोजीशन की बात कर रहा हूं मैं। अगर यहां पे बिंदु A की अगर बात करें, ठीक है, अगर बिंदु A की बात करें तो बिंदु A के ऊपर x बराबर अपने पास में कितना रहेगा, बिंदु O की अगर बात करें, समय O से A की तरफ चल रहे हैं ना, तो O से A की तरफ जब चलेंगे तो O कौन सा बिंदु है, स्थिर बिंदु, विराम अवस्था वाला बिंदु है, क्योंकि स्थिर बिंदु से दूरी देख रहे हैं अपन। तो ऐसी पोजीशन में अपने पास में क्या रहेगा, देखो x बराबर यहाँ पे क्या होगा 0, क्योंकि दूरी इधर से माप रहे हैं अपन। तो ऐसी पोजीशन में x बराबर क्या रहेगा 0, और t के मान की अगर बात करें तो O से शुरुआती पॉइंट, और शुरुआती पॉइंट तो t बराबर क्या होगा 0। तो यहां पे लिखेंगे बिंदु O पर x बराबर 0 और t बराबर 0। x बराबर 0 और t बराबर 0 जब ट्रांसफर करेंगे तो जो C3 का जो मान आएगा अपने पास में, C3 का मान कितना आ जाएगा 0। ये मान उठा के जब यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो मान बनाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a इक्वल रूट म्यू टी, और यहाँ से अपन साइन या x का जब मान निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा a साइन इनवर्स रूट म्यू टी। ये जो समीकरण है, ये समीकरण ये दर्शाता है कि इस पे या किसी समय t पर कण का विस्थापन कितना होगा, या उस बिंदु O से वो कितनी दूरी पर होगा, ये समीकरण प्रदर्शित करता है। लेकिन कब, जब हमारे पास में कण जो है वो गति किस तरीके से कर रहा है, O से A की ओर कर रहा है। तो एक तो ये समीकरण अपने पास में, ये भी विस्थापन और समय में रिलेशन है, ये भी विस्थापन और समय में रिलेशन है, लेकिन दोनों की कंडीशन गति अलग अलग है। दूसरी बात, यहाँ पे अपन ने एक वेग का देखा था,
वेग बराबर ये v स्क्वायर बराबर अपन ने देखा था म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसी स्थिति के ऊपर कण का वेग है। तो ये इस प्रकार से ये तो थी एसएचएम जो सरल आवर्त गति कर रहा है, जो कण कर रहा है उसका वेग, विस्थापन, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी इसकी विवेचना में। अब अपन बात कर रहे हैं कि ये कण गति कर रहा है तो ये सरल आवर्त गति किस प्रकार से कर रहा है। तो इससे पहले अपन यहां से हमने ये देखा था, देखो वेग का समीकरण ये है, इस वेग के साथ में त्वरण की अगर बात करूं तो त्वरण का समीकरण अपन ने ये लिखा था, इन दोनों को ही लेके चलते हैं। हमने देखा था कि कण का जो त्वरण है किसी बिंदु के ऊपर, किसी समय t के ऊपर, कि कण बिंदु P पे था और P के ऊपर उसका त्वरण ये था d2x बाई dt स्क्वायर इक्वल माइनस का म्यू x, ये तो है उसका त्वरण। और किसी स्थिति अक्ष के ऊपर ये है उसका वेग, ठीक है। अब थोड़ा सा ये ध्यान में देंगे अपन कि जब कण गति कर रहा होता है तो दोनों ही स्थितियों को देखते हैं। देखो ओ बिंदु की अगर बात करूं, सबसे पहले ए बिंदु की बात करें, बिंदु ए पर, बिंदु ए के ऊपर कण का त्वरण देखो और वेग देखो। यहां बिंदु ए के ऊपर आते आते कण कौन सी अवस्था में आ जाता है, विराम अवस्था में, और विराम अवस्था में आ जाता है तो ऐसी पोजीशन में क्या होगा, बिंदु ए के ऊपर त्वरण, त्वरण का मतलब d2x बाई dt स्क्वायर का मान, और बिंदु ए के ऊपर अक्ष का मान जो है वो किसके बराबर है, a के बराबर है, क्योंकि दूरी a है तो यहां से आ जाएगा त्वरण आएगा माइनस का म्यू a, जो कि मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि इससे आगे कण जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ए बिंदु विराम अवस्था वाला है, आगे वेग नहीं है, और विराम अवस्था में है तो यहां से माइनस का म्यू ए, और इसकी जो दिशा है वो इधर की ओर निर्दिष्ट होगी। अब यहां पे इसको लेके चले वेग को, वेग, तो वेग के लिए आ जाएगा क्या अपने पास में, म्यू ए स्क्वायर माइनस अक्ष का मान जब मैं ए स्क्वायर रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो वेग ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बिंदु ए के ऊपर यहां इसका वेग 0 हो गया, लेकिन त्वरण माइनस का म्यू ए है, जिसके कारण ये वापस उस तरफ गति करेगा। और जब ये ए से इधर की ओर गति करेगा, इधर जब जाएगा तो गति करता हुआ जब ये इधर जा रहा है और गति करता हुआ जब इधर जाएगा तो ऐसी पोजीशन में अपने पास ये, अब जब बिंदु ओ पर पहुंचेगा, बिंदु ओ पर, बिंदु ओ पर अक्ष बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि विस्थापन नहीं है वहां पे, अक्ष बराबर 0। लेकिन वेग की अगर बात करूं मैं v स्क्वायर की, v स्क्वायर बराबर म्यू ए स्क्वायर माइनस अक्ष का मान 0 है, तो v बराबर रूट म्यू ए। ये जो वेग बना हुआ है, ये वेग यहां पे, अब कण देखो ओ बिंदु पे है, ओ बिंदु के ऊपर इसका त्वरण जो है, त्वरण अगर मैं अक्ष की जगह 0 रखूंगा, क्योंकि बिंदु ओ पर अक्ष बराबर 0 है, तो त्वरण जब अक्ष की जगह 0 रखेंगे तो त्वरण तो 0 हो जाएगा। लेकिन v का मान अगर देखें तो v का मान कितना है, रूट म्यू ए, अभी भी इसकी जगह वेग है यहां पे। अब वेग है तो इस वेग के कारण ये क्या करेगा, ओ से एडेस की तरफ गति करेगा। तो v बराबर रूट म्यू ए, जो कि उसका मैक्सिमम वेग है, और इसी वेग के कारण ये क्या करेगा, ओ से एडेस की तरफ गति करेगा। और जब ये ओ से एडेस की तरफ गति करता हुआ जाएगा तो देखो वेग का मान जो है वो कम होता जाएगा, और वेग का मान कम होते होते लास्ट में जब एडेस पे पहुंचेगा तो एडेस के ऊपर इसका जो त्वरण है वो वापस अधिकतम हो जाएगा, और उसका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उसी त्वरण के कारण, जो त्वरण इसका मैक्सिमम बना है एडेस, उसी त्वरण के कारण ये वापस किधर की ओर गति करेगा, ओ की ओर गति करेगा, और ओ की ओर जब गति करेगा तो इसी प्रकार से ये गति चलती रहती है, और इसी गति को अपन क्या कहते हैं, सरल आवर्त गति कहते हैं। यहां इस ओ बिंदु के इर्द गिर्द ये गति करता रहता है, इस ओ बिंदु को इसका बल केंद्र या गति केंद्र कहते हैं अपन, ठीक है। तो ये एसएचएम का गति करने का जो तरीका था वो था, ठीक है। थैंक यू।